नमस्कार दोस्तों। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और नए वर्ष की तैयारियों में लगे होंगे। नए वर्ष की एक आशा और विश्वास के साथ शुरुआत करने के प्रयत्न और उसकी जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं के साथ अपने संकल्पों पर सोच रहे होंगे। तस्वीरें कहा जाता है कि बहुत कुछ कह देती हैं और बहुत से शब्दों के बजाय, अनेक शब्दों का प्रयोग करने के बजाय कई बार जो तस्वीर होती है वो हालात का बयान कर देती है। न्यायपालिका के द्वारा जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया और न्यायपालिका के अपने भीतरी हालात पर हमारे जो देश के चीफ जस्टिस रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायमूर्ति रहे हैं, उन्होंने समय समय पर बहुत सी बातें कही हैं या कुछ ऐसी चीजें रही हैं जिनको उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है या कुछ ऐसी बातें रही हैं जिसको उन्होंने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अभी कुछ दिनों पहले भारत के वर्तमान मुख्य न्यायमूर्ति सीजे रमन्ना साहब ने सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, दक्षिण भारत का एक लॉ कॉलेज है, उस लॉ कॉलेज में यह बात कही कि यह एक बहुप्रचारित मिथक है कि जज ही जजों की नियुक्ति क्या है करते हैं। सवाल यहां पर उठता है कि इस बहुप्रचारित मिथक को उनको क्या है, उनको खोलने की या उसकी वास्तविकता को बताने की जरूरत क्यों आई, ये सभी सवाल है। और एक सिविल सेवा के विद्यार्थी के लिए जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरएएस की तैयारी कर रहे हों या आईएएस की तैयारी कर रहे हों या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, तो उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है कि जब भारत का मुख्य न्यायमूर्ति खुद न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर कोई मिथक है, उस मिथक के पीछे की वास्तविकता को बताना चाह रहा हो। तो पहले तस्वीरों को देखते हैं कि एक तस्वीर तो आपके सामने हमारे वर्तमान भारत के मुख्य न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना साहब की है, जो बहुत ही अपने सुधारवादी कदमों के लिए, अपनी सक्रियताओं के लिए बहुत चर्चित रहे हैं। डेक्कन हेराल्ड एक दक्षिण भारत का बहुत ही प्रतिष्ठित पेपर है, न्यूज़पेपर है, उसने जो है उनके सुधारवादी कदमों को लेकर बहुत क्या है अच्छे लेख, अच्छी बातें क्या है प्रकाशित की हैं। और हम लोग भी ये महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं जो एन.वी. रमन्ना साहब हैं वो पहले दूसरे जो मुख्य न्यायमूर्ति रहे हैं, उन्होंने केवल न्याय के डिलीवरी के पक्ष पर ही बात की है, लेकिन वे न्यायपालिका के ढांचे, न्यायपालिका से जुड़ी हुई जो नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया, फिर उसके साथ ही बहुत से ऐसे सुधारात्मक कदम हैं जिस पर उन्होंने बातें की। लेकिन मुझे याद आ रहा है 2016 के गर्मियों का वो समय जब भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक आयोजन में बहुत भावुक हो गए थे और इतने भावुक हुए थे कि उनके आंखों से आंसू निकल गए थे न्यायपालिका में पदों के खाली होने के संदर्भ में। इंडिया टुडे ने पूरी इस पर कवर स्टोरी बनाई थी। ये कवर स्टोरी आपके सामने है जिसका नाम था इंसाफ की बेबसी। दरअसल इसमें हाईकोर्ट के जजेस, इस आयोजन में हाईकोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस मौजूद थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और वो अपनी बात, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी बात कहते कहते, टी.एस. ठाकुर साहब अपनी बात कहते कहते अचानक बहुत रुआसे हो गए और उनके आंखों से आंसू क्या है निकल गया। तो ये कुछ और तस्वीरें हैं जिसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका के प्रमुख के बीच में जो दूरियां पैदा हुई हैं, उन दूरियों में एक क्या है, एक हम ये कह सकते हैं कि जो बर्फ हो एक डल गई है संबंधों के भीतर, उसको क्या पिघलाने की कोशिश क्या है दिखाई पड़ती है। इस पर आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं, जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि न्यायपालिका को लेकर कुछ ऐसी बातें भारत में लगातार कही जाती रही हैं जो न्यायपालिका को चुभती हैं और न्यायपालिका के जो हमारे न्यायमूर्ति, माननीय न्यायमूर्ति गण हैं,
उनको उसकी व्याख्या करने की जरूरत भी पड़ती है। उसमें एक बहुत तल्ख बात है, जजों की नियुक्ति, जजों का अपॉइंटमेंट। आखिर भारत में जजों की अपॉइंटमेंट को लेकर ऐसी कौन सी बात है जिसको हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह कहना पड़ा कि यह एक बहुप्रचारित मिथक है, जिस मिथक का बार बार इस्तेमाल किया जाता है। हाल में ही यह प्रकरण इसलिए चर्चा में रहा, या इस तरह की बात हमारे न्यायमूर्ति को इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि केरल के एक सांसद ने संभवतः संसद भवन के भीतर यह कहा था कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर जज मिलकर ही जजों की नियुक्ति कर लेते हैं। तो सवाल यहां पर यह उठेगा कि अनुच्छेद 124 में जो राष्ट्रपति के नियुक्ति करने की बात कही गई है, कि संविधान का अनुच्छेद 124 ये कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, उसका क्या होगा? या उसमें जो बातें कही गई हैं उसका क्या होगा? और इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति की प्रक्रिया के संदर्भ में जो कोलेजियम की बात कही जाती है, तो कोलेजियम से हमारा क्या आशय है? और क्या कोलेजियम की नियुक्ति से लोगों के भीतर ये धारणाएं एक बन चुकी हैं कि कोलेजियम व्यवस्था से नियुक्ति का सामान्य तौर पर मतलब होता है कि इसमें जज ही मिलकर जजों की नियुक्ति करते हैं? अगर यह धारणा बनी है तो क्यों बनी है, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। और सरकार और संसद इस पर क्या चाहते रहे हैं? आखिर सरकार और संसद नियुक्ति की कौन सी प्रक्रिया चाहते रहे हैं? आप जानते होंगे कि भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रयास किया गया, लेकिन भारत के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी, 99वां संविधान संशोधन जो था, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो नियुक्ति को लेकर जो सरकार और संसद का पक्ष है वह क्या है, और कोलेजियम प्रणाली की आलोचना क्या है, इन सब बातों को हम लोग यहां पर क्या है समझेंगे। यहां पर दरअसल आप समझने जा रहे हैं वर्तमान के एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्टेटमेंट के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर जो बातें कही गई हैं उसको क्या है हम लोग देखेंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर संविधान क्या कहता है, यह बात आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि संविधान में क्या बातें कही गई हैं। संविधान में कही गई बातों की उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या क्या की है, उच्चतम न्यायालय इसकी व्याख्या क्या करता है, इस बात को आपको समझना होगा। और उच्चतम न्यायालय ने जो व्याख्या की है, क्या उस व्याख्या से हमारी जो संसद है और हमारी जो सरकारें रही हैं, जो केंद्र सरकार रही है, क्या वह उस व्याख्या से संतुष्ट है? अगर नहीं संतुष्ट है तो क्या इसके वजह से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एक दूरी पैदा हो गई है? और इसके साथ ही जो कोलेजियम प्रणाली भारत में रही है, या भारत में जो जजों को नियुक्ति करने के संदर्भ में, तो कोलेजियम की जो क्रिटिसिज्म रही है, क्या वो क्रिटिसिज्म जो है उसको न्यायपालिका आज भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है कि जज करते हैं जजों की नियुक्ति? दरअसल कोलेजियम प्रणाली की जो क्रिटिसिज्म है, वो ये क्रिटिसिज्म ही कही जाएगी कि इसको जब भी इसकी चर्चा होती है तो जजों की नियुक्ति जो है वो जज ही मिलकर कर लेते हैं। ये बात जो है क्यों कही जाती है, और ये बात कोलेजियम की क्या है, कोलेजियम की आलोचना के रूप में क्यों कही जाती है, इसको भी हम लोग समझेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, उस न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की बात क्या है यहां पर की गई। और नियुक्ति जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति है, वह नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी।
और इसी तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत जो हाई कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति है वह नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह एक ऑड फैक्ट है क्योंकि आमतौर पर राज्य से संबंधित प्रायः सभी नियुक्तियां राज्यपाल करते हैं, लेकिन राज्य उच्च न्यायालय के जजों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और पॉलिटी में जितने भी ऑड फैक्ट होते हैं उन पर सवाल आपसे प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। कुछ कॉमन फैक्ट हैं, कुछ कॉमन सेंस की बातें हैं कि स्टेट से रिलेटेड जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो गवर्नर करते हैं, चाहे वो स्टेट के कुलपति का हो, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का हो, सदस्य का हो, महाधिवक्ता का हो। ये सारी नियुक्तियां जो राज्य के मंत्रिपरिषद का गठन होता है उसमें मंत्रियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य के मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो संविधान तो यह कहता है, लेकिन संविधान ने यह कहते समय ही परामर्श की बात को क्या है जोड़ दिया कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा लेकिन परामर्श करके करेगा, और अगर चीफ जस्टिस की नियुक्ति नहीं है तो ऐसी स्थिति में अदर जजेस की नियुक्ति में चीफ जस्टिस से परामर्श अवश्य किया जाएगा। अब इसी परामर्श को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि भाई 124 में जो ये परामर्श शब्द है, यह परामर्श शब्द जो है इसका क्या मतलब लिया जाए? परामर्श का मतलब केवल विचार विमर्श है या सहमति है? एक सवाल ये उठा। परामर्श का मतलब अकेले परामर्श है या मिलजुल कर बात करना है? और अगर मिलजुल कर परामर्श करना है तो कितने लोगों से करना है? तो ये जो परामर्श शब्द है, तो परामर्श शब्द पर जो प्रश्न उठा, एक प्रश्न तो यह उठा कि यह परामर्श जो है यह केवल विचार विमर्श को बताता है या आपसी सहमति को बताता है। जैसे अगर मैं किसी डॉक्टर के यहां परामर्श करने के लिए जाता हूं कि डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हालांकि कोई ओमिक्रॉन टाइप के कोई लक्षण वगैरह नहीं है, फिर भी मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा हूं, तो डॉक्टर जब मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, दवाइयों के लिए पर्चा लिखते हैं, परामर्श देते हैं, तो क्या वो परामर्श मानना मेरे लिए बाध्यकारी है? तो परामर्श का मतलब केवल विचार विमर्श है, आपसी विचार विमर्श है, या परामर्श का मतलब सहमति है, बाध्यतापूर्ण सहमति है? तो प्रचलित जीवन में तो परामर्श का मतलब कभी भी हम बाध्यतापूर्ण सहमति कह नहीं लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में 124 की व्याख्या में हम कैसे लेंगे? एक सवाल यह था। दूसरा सवाल परामर्श को लेकर यह था कि परामर्श अगर किया जाएगा तो यह परामर्श जो है प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच में है, या यह परामर्श जो है वह राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जजेस को मिलाकर है? परामर्श जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति के बीच का है, या अकेले का परामर्श नहीं है? यह क्या है? अकेले का परामर्श नहीं है, बल्कि यह कई लोगों के साथ मिलजुल कर परामर्श है। और आप जानते होंगे कि इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है वह 3 अलग अलग मील के पत्थर जो निर्णय थे, जो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि माइल स्टोन या लैंडमार्क जो डिसीजंस थे, उन डिसीजंस में दिया गया। 1981 के एसपी गुप्ता वाद में एक निर्णय दिया गया। 1981 के एसपी गुप्ता वाद के बाद 1993 के 1993 के सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय दिया गया। और 1998 के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में भी क्या निर्णय दिया गया? इन्हीं को आप किताबों में पढ़ते हैं, फर्स्ट जजेस केस,
सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस। ये फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस से ही भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति परामर्श से करेंगे, और परामर्श जो है वह वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह से करेंगे, और वरिष्ठ न्यायाधीशों का जो समूह है उसको कोलेजियम कहते हैं। कोलेजियम शब्द कॉलेज से बना है, और कॉलेज का मतलब होता है समूह। कॉलेज का मतलब उच्च स्तरीय लोगों की एक समूह या एक संस्था। तो कोलेजियम जो शब्द है वह वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह की तरफ बताता है। इस तरह से उच्चतम न्यायालय ने अपने 3 अलग अलग निर्णयों के माध्यम से भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह के द्वारा व्याख्यायित की, और इस प्रक्रिया को इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के मामले में कोलेजियम कहते हैं। इस तरह से संविधान ने तो कहा था कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कोलेजियम की अवधारणा 1993 के केस में प्रतिपादित कर दी, और 1998 तक आते आते कोलेजियम पर मोहर लगा दी। इस तरह से भारत में कोलेजियम के द्वारा हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति क्या है होती है। अब इस कोलेजियम के बारे में लोगों की धारणाएं क्या हैं, इसको समझने के पहले क्या ये जो तरीका था इस पर संसद और जो सरकारें थीं वो क्या है संतुष्ट थी? नहीं। दरअसल न्यायिक सुधार की प्रक्रिया के तहत ही कोलेजियम को हटाकर भारत सरकार ने चाहा कि एक आयोग के द्वारा नियुक्ति हो, और उस आयोग को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या कहा गया। 99वां संविधान संशोधन करके इस आयोग के प्रावधानों को जोड़ भी दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय जो न्यायिक नियुक्ति आयोग है, उस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की जो प्रक्रिया है, उस गठन की प्रक्रिया को क्या कर दिया, यहां पर असंवैधानिक क्या है घोषित कर दिया। तो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रक्रिया पर मुहर लगा चुका है। उसी ने उसे प्रस्तावित भी किया था। उसी ने 124 में परामर्श की व्याख्या करते हुए फर्स्ट जजेस केस जो एसपी गुप्ता वाद था, सेकंड जजेस केस जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ का वाद था 1993 का, और उसके बाद जो है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए 143 के तहत जो मामला दिया गया 1998 का, और जो इसमें चौथी जो कड़ी आई वो 2014 में आई, जिसमें वादी था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड रिकॉर्ड एसोसिएशन और दूसरी तरफ भारत संघ था। इसी मामले में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा करते हुए इस संविधान संशोधन को क्या किया था, इस संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो ये 4 केसेस कुल मिलाकर हो गए। फर्स्ट जजेस केस एसपी गुप्ता, सेकंड जजेस केस स्कोरा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड रिकॉर्ड एसोसिएशन, थर्ड जजेस केस 1998 का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, और फोर्थ जजेस केस स्कोरा 2 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड रिकॉर्ड एसोसिएशन। यहां पर कुल मिलाकर यह स्थिति है कि संविधान ने राष्ट्रपति की नियुक्ति की शक्तियों की बात की, उच्चतम न्यायालय ने कोलेजियम की अवधारणा का विकास किया, संसद और सरकार यह चाहती थी कि आयोग के द्वारा नियुक्ति हो, और यहीं पर क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम के द्वारा नियुक्ति को बनाए रखने पर निर्णय दिया और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक कहा, तो कोलेजियम व्यवस्था के बारे में लोगों ने एक बहुप्रचारित धारणा को अपनाया, कहा, स्वीकार कर लिया कि भारत में तो जज ही जजों की नियुक्ति कह करते हैं। इसी पर वर्तमान हमारे जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं उन्होंने क्या है, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज एक दक्षिण भारत का कॉलेज है, उसमें उन्होंने कहा
कि इन दिनों यह आम चलन वाला जुमला है कि जज खुद ही मिलकर जजों की नियुक्ति करते हैं। फिर उन्होंने कहा यह एक बहुप्रचारित मिथक है। वास्तविकता यह है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कई लोग शामिल होते हैं। वास्तविकता यह है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति हो या उच्चतम न्यायालय में, उसमें न्यायाधीश जो है, वो जजेस जो है, सोच विचार कर कुछ नामों की संस्तुति करते हैं, रेकमेंड करते हैं, वे सरकार को क्या है भेजते हैं। और फिर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि न्यायाधीशों की, खास तौर पर यहां पर वे कह रहे थे कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में उन्होंने कहा कि अनेक लोग क्या है शामिल होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अनेक लोग क्या है, अनेक लोग शामिल, अनेक लोग व संस्थाएं क्या है इसमें शामिल होती हैं। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनबी रमना साहब ने क्या है यहां पर इसको बताया। उन्होंने कहा कि एक तो इसमें कानून मंत्रालय शामिल होता है, तो एक इसमें शामिल होने की प्रक्रिया में एक संस्था है कानून मंत्रालय। दूसरा, इसमें राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं शामिल होती है, तो केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई। तीसरा, इसमें राज्यपाल भी शामिल होते हैं, राज्यपाल भी शामिल होते हैं। चौथा, इसमें हाई कोर्ट का जो कोलेजियम है वह कोलेजियम क्या है शामिल होता है, हाई कोर्ट का जो कोलेजियम है वह कोलेजियम क्या है शामिल होता है। पांचवा, इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो शामिल होता है, इसमें आईबी या जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वह इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है इसमें शामिल होता है। और छठवां, इसमें आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलावा इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है, सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है वह सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है वह कोलेजियम भी इसमें क्या होता है शामिल होता है। इस तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अनेक लोग और संस्थाएं शामिल होती हैं और इससे इस मिथक का उद्घाटन हो जाता है, इस बहुप्रचारित मिथक का उद्घाटन हो जाता है कि जजों की नियुक्ति मिलकर जज ही कर लेते हैं। लेकिन यहां पर एक बात सोचने की है कि जो जजेस के नाम हैं, जो जज साहब लोगों के जो नाम हैं, वो खुद हमारे न्यायमूर्ति जी कह रहे हैं, मुख्य न्यायमूर्ति जी, कि इसकी संस्तुति कौन करता है, इसको रेकमेंड कौन करता है, इसको जज ही रेकमेंड करते हैं। और ये सारे लोग जजों के द्वारा संस्तुत नाम को ही क्या है, संस्तुत नाम पर विचार देते हैं। इसलिए यहां पर जब यह कहा जाता है कि भारत में जज मिलकर ही जजों की नियुक्ति कर लेते हैं, तो यहां पर जो संस्तुत किए गए नाम हैं, जो सरकार को भेजे जाते हैं, उसके इस अधिकार वाले पक्ष पर, इस संस्तुति वाले पक्ष पर यह बात क्या कही जाती है। कार्यपालिका जो है वो यही चाहती कि उसको संस्तुति में भी अधिकार मिले, क्योंकि कौन जज बनेगा इसके प्रोसीजर की जो स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये जुडिशरी के पास है। इस पर अंतिम मुहर लगाने की जो बात है, वो अंतिम मुहर लगाने की जो बात है, वह बात भले ही वहां पर सरकार के पास हो, केंद्र सरकार के पास हो, राष्ट्रपति के पास हो। और इसको थोड़ा और तसल्ली से समझते हैं कि दरअसल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को एक्सप्लेन करते हुए हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना साहब थे, उन्होंने क्या ऐसा, मतलब क्या किस बात पर उन्होंने फोकस किया। तो यहां पर आप देखें कि जो उच्च न्यायालय है, अगर हम लोग उच्च न्यायालयों की बात करें तो उच्च न्यायालयों में जो जजेज हैं
उन जजेस के नियुक्ति और स्थानांतरण दोनों का मुद्दा होता है। एक है जजों की नियुक्ति का मुद्दा, जजों की नियुक्ति का मुद्दा, और दूसरा होता है जजों का स्थानांतरण, उनका ट्रांसफर, जजों का स्थानांतरण जो है इसका मुद्दा होता है। जो जजों की नियुक्ति का मुद्दा होता है, इसमें आप देखें कि जजों की नियुक्ति में क्या है, तो भाई किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति होंगे, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति होंगे, तो यहां पर मुख्य न्यायमूर्ति के नियुक्ति का प्रश्न होगा। मुख्य न्यायमूर्ति के नियुक्ति के अलावा अन्य जो न्यायाधीश हैं वह अन्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति का प्रश्न होगा। इसके साथ ही आप जानते होंगे कि भारत में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति, जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं, उन कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्तियों के भी नियुक्ति का प्रावधान है। और भारत में अपर न्यायाधीश, अपर और कार्यकारी न्यायाधीश, इनकी भी नियुक्ति क्या होती है, अपर और कार्यकारी न्यायाधीश। एक तथ्य आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए होती है, और यहां पर हाई कोर्ट में क्या है, अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। इसके साथ ही हाई कोर्ट में सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं, कई बार उन्हें भी बैकलॉग जो वर्क बचे होते हैं उनके संदर्भ में क्या बुलाया जाता है। दरअसल अगर हाई कोर्ट के पूरे प्रोसेस को देखें तो हाई कोर्ट में जजों की जो नियुक्ति है, उस नियुक्ति का प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 217 में है, अनुच्छेद 217 में है। दूसरी बात है कि इनकी जो नियुक्ति है यह नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या है होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि नियुक्ति परामर्श के बाद होती है। यह जो नियुक्ति होती है, यह नियुक्ति क्या होती है, परामर्श के बाद होती है। परामर्श जो होता है उस परामर्श के बाद होती है। अब यहां पर आपके मन में प्रश्न उठेगा कि परामर्श दरअसल होता किससे है। एक चौथा पॉइंट है कि भाई ये जो परामर्श है, यह परामर्श किससे किससे होता है। तो जब हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके साथ ही राज्य के गवर्नर, राज्य के जो गवर्नर होते हैं उनसे, और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं उनसे भी परामर्श क्या होता है। लेकिन 1991 के या 1993 के सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के मामले में यह निर्णय दिया गया कि मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को वरीयता दी जाएगी। और जो 1998 का थर्ड जजेस केस था, उसमें दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों का परामर्श लेना आवश्यक माना गया। तो हाई कोर्ट के कोलेजियम की जो बात है, तो हाई कोर्ट के कोलेजियम में यहां पर नियुक्ति में दो वरिष्ठतम जज होते हैं, और इसके साथ ही स्थानांतरण में, ट्रांसफर में 1998 के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के वाद में दिए गए मार्गनिर्देश के अनुसार 4 जजेस क्या होते हैं। अब यह बात आप यहां पर समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट कोलेजियम में नियुक्ति जब होगी तो यहां पर 2 जज होंगे, और अगर स्थानांतरण का मुद्दा है तो यहां पर 4 जजेस को क्या है लिया जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इन सारे प्रोसेस के बावजूद जो कार्यपालिका का पक्ष है, जिस पर कार्यपालिका चाहती है कि उसे भी क्या है यहां पर शक्तियां मिलनी चाहिए, वो ये है कि जजेस की नियुक्ति में अंतिम हां या ना में भले कार्यपालिका शामिल है, लेकिन जो जजों की नियुक्ति के लिए जो नाम संस्तुति की जाती है, जो रेकमेंड किया जाता है, वहां पर कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है। और इसीलिए यह एक बहुप्रचारित मिथक है कि यह एक धारणा है जो लोगों के मन में बैठ चुकी है कि भारत में जज ही जजों की नियुक्ति क्या है करते हैं।
दरअसल नाम सुझाना भी एक बहुत बड़ी क्या बात होती है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अपने जो डिसीजंस रहे हैं उसमें अपने तर्क रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि भारत में न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर जो टकराव की शुरुआत हुई वो इंदिरा गांधी के समय में हुई, और इंदिरा गांधी ने वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर कुछ ऐसे जूनियर जो जज थे उनको नियुक्त किया, उसके बाद से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जजों की नियुक्ति को लेकर संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग को लेकर एक आशंका क्या है कहीं ना कहीं रही है, और ये बात आज भी क्या है दिखती है। इसीलिए जो मैंने आपको यहां पर दिखाया कि जो हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस हैं उनको ये बात एक्सप्लेन करने की जरूरत क्यों पड़ी कि एक बहुप्रचारित मिथक है, और इसके साथ ही हमारे पूर्व एक चीफ जस्टिस को एक बहुत बड़े सार्वजनिक आयोजन में न्यायपालिका की भीतरी स्थिति को देखते हुए, जबकि न्यायपालिका कोलेजियम को मानने के लिए और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कर चुकी थी, उसके बाद भी उनकी आंखों में आंसू क्यों आए? तो आंखों में आंसू आने की दो व्याख्याएं हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये आंसू जो हैं ये कहीं ना कहीं सुधार की एक जो है शुभ इच्छा को व्यक्त करते हैं, और ये एक मार्मिक अपील थी सभी पक्षकारों से कि न्यायपालिका की भीतरी स्थिति को क्या सुधारा जाए। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये दरअसल उस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रद्द करने के बाद का एक जो है एक पश्चाताप बोध भी कहा जा सकता है कि न्यायपालिका कहीं न कहीं इस बात को समझती है कि उसने जो है नियुक्ति का जो पेंडुलम है वो अपने पक्ष में क्या है झुका लिया है, और कार्यपालिका चाह कर भी इसको बदल क्या है नहीं पा रही है। ये है न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर उस बहुप्रचारित मिथक का कि भारत में जज ही मिलजुल कर जजों की नियुक्ति कर लेते हैं, उस मिथक से संबंधित हमारे वर्तमान मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा दिया गया वक्तव्य और उस वक्तव्य से जुड़े हुए विभिन्न पक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद।